तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोब्स के द्वारा दिए जाने वाले डिफरेंट सर्विसेज। हमने अभी तक प्रोडक्ट्स पढ़ लिए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट जिसमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जिनमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐसी सर्विस जो माइक्रोब्स प्रोवाइड करते हैं। अब इन सर्विसेज के अंदर में जो मेजर सर्विस हम पढ़ने वाले हैं वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, यानी कि सीवेज को ट्रीट करने के दौरान जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है उसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस प्लांट या फिर जिसको गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं इंडिया में, या तो आप इसको बायोगैस प्लांट बोलो या फिर इंडिया में इसी का नाम होता है गोबर गैस प्लांट। फिर आता है बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल होना और बायो पेस्टिसाइड। ये चार सर्विस हमें समझनी है। एसटीपी, बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड। पहले स्टार्ट करेंगे एसटीपी। अब एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज का मतलब क्या है और ट्रीटमेंट का मतलब है उसको ट्रीट करना, उसका जो पोल्यूशन पोटेंशियल है, उसके अंदर में जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना। पर सीवेज क्या होता है? देखो, सीवेज जो होता है वो हमारा जो गंदा पानी घरों से निकलता है, जो हमारा घर से वेस्ट वाटर निकलता है, फिर वो जाकर के नाली में मिल जाता है और नाली से होता हुआ वो जाकर के नदी में मिल जाता है। तो ये जो नाली का पानी निकलता है घरों से, शहरों से पर्टिकुलरली, तो उसी नाली के पानी को हम क्या बोलते हैं? सीवेज। तो सीवेज को डिफाइन किया जा सकता है अर्बन, जो शहरी इलाकों में वेस्ट वाटर, नाली का पानी निकलता है अर्बन एरियाज में, उसी वेस्ट वाटर को हम क्या बुलाते हैं? सीवेज। अब सीवेज जाकर के डायरेक्टली कहाँ मतलब अल्टीमेटली कहाँ पर मिलेगा? सीवेज धीरे धीरे जाएगा, नाली से होता हुआ रिवर में जाता है। अब रिवर में अगर हम शहरों का सारा गंदा पानी, नाली का पानी मिलाते रहेंगे तो रिवर क्या हो जाएंगी? पॉल्यूट हो जाएंगी, कि कुछ टाइम बाद रिवर्स के पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स है सीवेज वाटर। तो इसीलिए हमें इसको डायरेक्ट रिवर में भेजने से पहले ट्रीट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ करते हैं, जिन ट्रीटमेंट प्लांट्स की मदद से हम इसको पहले ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद में इसका पॉल्यूशन जो होता है, इसके अंदर में जो पॉल्यूशन लेवल होता है उसको रिड्यूस करते हैं। जब पॉल्यूशन लेवल रिड्यूस हो जाता है तब जाकर के इसको रिवर में भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि जो रिवर पॉल्यूशन है वो कम होगा विद सीवेज वाटर। अब सीवेज के अंदर में किस तरह का वेस्ट प्रेजेंट होता है, पहले तो एक बार ये भी समझो। सीवेज में कौन कौन सा वेस्ट प्रेजेंट होता है जिसको हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है? सीवेज के अंदर में कुछ फिजिकल वेस्ट होता है, फिजिकल सॉलिड्स होते हैं। फिजिकल वेस्ट के अंदर हमारे पास दो तरह के वेस्ट आ सकते हैं। एक तो फ्लोटिंग डेब्रिस, जो तैरता हुआ गंदगी होगा, जिसमें बॉटल हो गई, कपड़े हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, डाइपर हो गए, ये सब आते हैं फ्लोटिंग डेब्रिस में। फ्लोटिंग डेब्रिस के अलावा ग्रिट, जो सॉइल पार्टिकल है, जो पेबल्स है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी जो है, उसको बोलते हैं ग्रिट, उसको मिला करके। तो ये फिजिकल सॉलिड में आ गए। फिजिकल सॉलिड के बाद में कुछ हमारे पास केमिकल सॉलिड्स भी होंगे, केमिकल वेस्ट। अब जो केमिकल वेस्ट यहाँ पर पाई जाते हैं, घरों से निकलने वाले केमिकल वेस्ट, अर्बन घरों से, शहरों में केमिकल वेस्ट क्या यूज़ करते हैं हम घरों में? डाई यूज़ कर सकते हैं, पेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मेहंदी कुछ लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे केमिकल वेस्ट में आएंगे। फिर आते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। अगर सीवेज के अंदर में सबसे ज़्यादा कोई वेस्ट होता है तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। मेजर कंपोनेंट सीवेज का ऑर्गेनिक वेस्ट ही होता है। तो इट इज़ द मेजर कंपोनेंट। अब ऑर्गेनिक वेस्ट में कौन कौन सा हो सकता है? किचन वेस्ट, जो हमारा घरों से, किचन से खाना वगैरह निकलता है, तो किचन वेस्ट जितना भी होता है वो भी इसी में आएगा। और किचन वेस्ट के अलावा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, टॉयलेट वेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट, ये होता है इसके अंदर। अगर इन सब में से अगर बोला जाए
कि सबसे ज़्यादा लार्ज परसेंटेज में और सबसे ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन सीवेज में क्या होता है, तो दैट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पैथोजन होते हैं जो डायरेक्ट किसी दूसरे ह्यूमन को डिजीज़ स्प्रेड कर सकते हैं। और अगर अदरवाइज पूछा जाए मेजर कंपोनेंट, तो वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट सबसे मेजर वेस्ट होता है सीवेज के अंदर। अब ये सारे तरह के वेस्ट हमें रिड्यूस करने हैं ताकि वो सीवेज का वाटर जो है, जिसका पोल्यूशन पोटेंशियल अभी बहुत ज़्यादा है, उसको पोल्यूशन को हम कम कर सकें। उसमें भी मेजर हमें क्या रिड्यूस करना है, ऑर्गेनिक कंटेंट। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके अंदर कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कई सारे सेगमेंट्स में इनका ट्रीटमेंट ऑपरेट करता है। पहले एक बार हम पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ओवरव्यू बना लेते हैं और उसके बाद उसको लेबल करते हैं। तो ये हमने एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना लिया। अब यहाँ सीवेज कहाँ से आएगा, इस तरफ से, जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से हम सीवेज इनपुट करते हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए इन किया जा रहा है वो इस तरफ से इन किया जाता है। जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हमने इसको छोड़ा, तो जो पहला ट्रीटमेंट हम करते हैं वो सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो हमारे 3 सेगमेंट में ऑपरेट करेगा। अब वो 3 सेगमेंट कौन से होंगे, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसके अंदर 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बुलाते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। दूसरा जो होता है हमारा, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है या फिर बायोकेमिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बुलाते हैं। ये हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तीसरा होता है केमिकल ट्रीटमेंट या टर्शरी ट्रीटमेंट। या फिर 3 डिग्री टर्शरी ट्रीटमेंट। इनको ऑर्डर में किया जाता है। सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ट्रीटमेंट, और लास्ट में हम केमिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। स्टेप वाइज परफॉर्म करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है और केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है। जैसे ही सीवेज आया तो हमने बोला था सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल ट्रीटमेंट। ऑर्डर में चलता है सब कुछ। फिजिकल ट्रीटमेंट में हमें फिजिकली जो सॉलिड वेस्ट है हम उसको रिमूव करते हैं। सॉलिड वेस्ट को रिमूव 2 तरीके से किया जाता है। एक तो फिल्ट्रेशन की मदद से, हम यहाँ पर कई सारे फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो फिल्टर्स हम यूज़ करने वाले हैं ये सिक्वेंशियल फिल्टर्स हैं, मतलब इनका साइज़ जो है वो रिड्यूस करते जाएंगे। जितना छोटा साइज़ आप फिल्टर्स का यूज़ करेंगे उतने छोटे पार्टिकल्स वहाँ पे ट्रैप होते जाएंगे। तो यहाँ पे हम कई सारे लेवल्स में फिल्टर्स इस्तेमाल करेंगे और इस स्टेप को बुलाया जाता है, पहले स्टेप को, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इस पहले स्टेप को क्या बुलाते हैं हम, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के दौरान हम फ्लोटिंग डेब्रिस को ट्रैप करते हैं। जो भी हमारे फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं, बहुत बड़े डेब्रिस होते हैं, जो बॉटल्स वगैरह, कपड़े, न्यूज़पेपर टुकड़े जो फ्लोट कर रहे होते हैं, उनको ट्रैप कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में हम इस सीवेज को, जो बचा हुआ सीवेज है, इसको कहाँ डाल देते हैं, एक दूसरे टैंक में, जिसका नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक। इसको दूसरा नाम होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, क्योंकि हम सेटलिंग टैंक एक और बार यूज़ करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान। अभी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ कर रहे हैं। जब सीवेज हमने यहाँ पे लाया, सेटलिंग टैंक का मतलब क्या है, हम सेडिमेंटेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लो आपके घर में कोई बाल्टी है, उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी पर प्रेजेंट है,
तो हम क्या करते हैं, उस बाल्टी को थोड़ी देर उसी तरह से रेस्ट करने देते हैं, थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा, जितनी भी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस पानी में, वो धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, वो सब नीचे आकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ पे होता है सेडिमेंटेशन। तो ये जो दूसरा स्टेप हो रहा है, ये दूसरा जो हम कर रहे हैं, ये है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के दौरान जितनी भी धूल मिट्टी या फिर ग्रिट होती है, ग्रिट यानी सॉइल हो गया, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल, धूल मिट्टी, पेबल्स हो गए, तो धूल मिट्टी, पेबल्स, इनको हम सेडिमेंट कर लेते हैं और प्राइमरी सेटलिंग टैंक में नीचे की तरफ बैठा लेते हैं। बैठने के बाद में दो सेगमेंट बन जाते हैं। एक जो ये नीचे बैठा हुआ है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ये जो नीचे बैठ गया है इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर बचा हुआ है इसको बोलते हैं इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो ये जो बचा हुआ है दैट इज प्राइमरी इफ्लुएंट, और जो ये नीचे बैठ गया है दैट इज प्राइमरी स्लज, जिसमें फिजिकल वेस्ट है, हमारे धूल मिट्टी, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, ये सब यहाँ पे रहते हैं। अब प्राइमरी स्लज को हम हटा देंगे और जो प्राइमरी इफ्लुएंट होगा उसको हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज देंगे। अब ये जो दोनों ट्रीटमेंट हमने किए, चाहे हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की बात करें, पहले सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन चलाया है और उसके बाद में सेडिमेंटेशन चलाया है सेकेंड स्टेप पर, चाहे हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की बात करें या फिर सेडिमेंटेशन की बात करें, ये दोनों ही स्टेप, ये दोनों स्टेप किसके अंदर काउंट होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये दोनों ही स्टेप किसके अंदर काउंट होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। यानी कि फिजिकल ट्रीटमेंट जो हम कह रहे थे, सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये दो ट्रीटमेंट से मिलकर के बनता है, एक है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन। अब हम चलने वाले सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर, तो आगे हम स्टार्ट करेंगे अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम बायोकेमिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल, माइक्रोब्स का इस्तेमाल सीवेज में इसी ट्रीटमेंट के दौरान किया जाता है। तो इफ्लुएंट को हमने कहाँ भेज दिया, अपने नेक्स्ट टैंक में, जिसका नाम है एरिएशन टैंक। अब क्या है ये एरिएशन टैंक, वो समझाते हैं। तो इस जो टैंक है इसका नाम क्या है, एरिएशन टैंक। तो नेक्स्ट टैंक है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पहला, उसमें एरिएशन टैंक। अच्छा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले तो हमें एक टर्म पता होनी चाहिए जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, जिसका नाम है बीओडी। इसको यहाँ पर लिखेंगे, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों चीजें एक ही हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये एक ऐसा पैरामीटर है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, जिससे हम किसी भी वाटर के अंदर में, मान लो ये पानी का एक सैंपल है हमारे पास, इस पानी के सैंपल में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, ये मेजर किया जाता है। अब कैसे मेजर करते हैं, क्या तरीका है, वो समझो। देखो, मान लो यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिक कंटेंट है, इसको हम हरे से बना लेते हैं, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंटेंट है। अब इस ऑर्गेनिक कंटेंट को तोड़ने का एक तरीका है एरोबिक बैक्टीरिया। हम इसमें क्या यूज करें, एरोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन इनटेक करता है, ऑक्सीजन की मदद से ऑर्गेनिक कंटेंट को किस में तोड़ देता है, CO2 में और H2O में। ये रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिक कंटेंट को CO2 और H2O में तोड़ देता है। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया अपना काम करेगा, जैसे जैसे अपना काम करेगा, क्या CO2 बाहर निकलती जाएगी, और जितनी ज़्यादा CO2 बाहर निकलेगी, ये CO2 बाहर निकल कहाँ से रही है, इस ऑर्गेनिक कंटेंट को तोड़ के। तो इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, बेस्ड ऑन कि एरोबिक बैक्टीरिया कितनी देर से यहाँ पे ग्रो कर रही है।
अब इसी चीज़ को हम मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट के बेसिस पे। इस एरोबिक बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन लग रहा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड। इस एरोबिक बैक्टीरिया को, एरोबिक माइक्रोब्स को कितना टोटल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है ताकि ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंटेंट है इस पानी में उसको CO2 में कन्वर्ट किया जा सके। जो टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट है इस पानी के अंदर में, इस वेस्ट वाटर के अंदर, उसको हम टोटल CO2 में कन्वर्ट कर पाएँ, मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट पूरा ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें। उसके लिए एरोबिक बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन लग रहा है, इसी को मेजर करके बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसको अगर डेफिनेशन लिखना हो तो ऐसे कुछ लिख लो, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रोब्स टू फुली डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर ऑल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल। जो भी 1 लीटर वाटर सैंपल है उसमें से, उसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिक कंटेंट को फुली डाइजेस्ट करने के लिए, पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए एरोबिक माइक्रोब्स को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। उसी अमाउंट को क्या बुलाया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। की लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितनी ऑक्सीजन की डिमांड पड़ रही है पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंटेंट को 1 लीटर वाटर में डाइजेस्ट करने में। अच्छा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज़्यादा BOD होगा, मान लो अगर ये ज़्यादा है, हायर साइड पे है BOD, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक कंटेंट इन वेस्ट वाटर। की ऑर्गेनिक कंटेंट पानी में कितना पाया जा रहा है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऑर्गेनिक कंटेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉल्यूशन पोटेंशियल के। उस पानी के पोटेंशियल कितना है पॉल्यूशन कॉज करने का, जिसको बोलते हैं पॉल्यूशन पोटेंशियल। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हायर द BOD, हायर द ऑर्गेनिक कंटेंट, हायर इट्स पॉल्यूशन पोटेंशियल, उतना ज़्यादा ये पॉल्यूशन कॉज करने में केपेबल होगा। तो ये 3 लाइंस तो हमें याद ही रखनी है एज इट इज़। इसका मतलब अगर ऑर्गेनिक कंटेंट को हम रिड्यूस कर दें तो BOD रिड्यूस हो जाएगा और BOD से पॉल्यूशन पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यही किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिसकी वजह से एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक फंजाई ग्रो करेंगे और एरोबिक फंजाई और एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करके ऑर्गेनिक कंटेंट को वाटर के अंदर में, सीवेज के अंदर, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। तो फिर से आते हैं हम अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमें एरिएशन टैंक इसलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीजन अवेलेबल करवाएंगे ताकि एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पर ग्रो कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, एरोबिक माइक्रोब्स को ग्रो करवाएंगे। एरोबिक माइक्रोब्स कौन कौन से, इसको हम इस कलर से बना लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया, और फंजाई। जब फंजाई ग्रो करता है तो फंजाई नेटवर्क बनाता है इस तरह से। फंजाई की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक जाल बना करके, उसके बहुत सारे धागे, हाइफा, ऐसे जाल बना लेते हैं और इन जालों के अंदर में भर भर के बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये इसमें ट्रैप हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाता है। और जब बैक्टीरिया एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा तो ज़्यादा तेज़ी से क्या ऑपरेट करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ज़्यादा तेज़ी से डिग्रेडेशन होगा। ये जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर में हम फंजाई को भी काउंट कर रहे हैं, फंजाई प्लस एरोबिक बैक्टीरिया, फंजाई प्लस एरोबिक बैक्टीरिया, इन दोनों को मिला के बोला जाता है फ्लॉक्स या फ्लॉक। ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है फ्लॉक। ये हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं तो फ्लॉक्स हो जाता है। और फ्लॉक्स किससे बनता है, फंजाई के फिलामेंट्स हैं, फंजाई का एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में जगह जगह पर बैक्टीरिया जा कर के ट्रैप हो गया है।
तो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनता है, जिस कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। बहुत सारे फ्लॉक्स इसमें बन जाते हैं। अच्छा, फ्लॉक्स तभी तक बनेंगे क्योंकि सारे बैक्टीरिया कैसे हैं, एरोबिक। तो फ्लॉक्स तभी बन पाएंगे अच्छे से जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, हर जगह ऑक्सीजन अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम कई बार एक्सटर्नल ऑक्सीजन सोर्स या एक्सटर्नल एयर सोर्स भी यहाँ पे पंप करते हैं। यहाँ से हम एक्स्ट्रा एयर पंप करते हैं ताकि नीचे वाले साइड पे भी ऑक्सीजन पहुँच जाए। और इसको मैकेनिकली हम एजिटेट भी कर सकते हैं, प्रोपेलर वगैरह की मदद से, मैकेनिकल मेथड्स की मदद से इसको एजिटेट कर दिया जाता है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हर जगह यूनिफॉर्म हो जाए, जिससे हम क्या कर पाएँ, यूनिफॉर्म ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो हर जगह बराबर हो रहे, कहीं पर ज़्यादा कहीं पे कम ना रहे। इसलिए हम इसको कंटिन्यूसली मैकेनिकल तरीके से एजिटेट करते रहते हैं, रोटेट कराते रहते हैं पानी को। अब धीरे धीरे जैसे एरिएशन टैंक में सीवेज पड़ा रहेगा तो इसका बीओडी क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। फंजाई और बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, फंजाई और बैक्टीरिया के ग्रो करने से बीओडी धीरे धीरे रिड्यूस करता है। एक बार जब बीओडी 80% रिड्यूस हो जाता है, मतलब सिर्फ 20% बचता है इनिशियल वैल्यू का, जितना इनिशियली बीओडी था उसका 80% रिड्यूस हो चुका, सिर्फ 20% बचा हुआ है, तो उस टाइम पे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट से इसको आगे भेज देते हैं, मतलब एरिएशन टैंक से नेक्स्ट टैंक में इसको भेजा जाता है। तो सीवेज को अब हम नेक्स्ट टैंक में भेजेंगे जिसका नाम है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब ये जो टैंक है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। हमारे पास में प्राइमरी सेटलिंग टैंक हमने पहले ही पढ़ लिया है, और सेटलिंग टैंक करता क्या है वो भी हमें पता है। अब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक का मतलब क्या है, यहाँ पे हम सीवेज को लाएंगे, फिर से सीवेज को अनडिस्टर्ब्ड कई टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। जब सीवेज को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा, ये जितने भी फ्लॉक्स थे, भाई ये भी तो एक पॉल्यूशन है ना, भले से हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट रिड्यूस हो गया, पर ये जो फ्लॉक्स बने हैं बैक्टीरिया प्लस फंजाई के, इनकी कंसंट्रेशन सीवेज में बहुत बढ़ चुकी है। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में हमें इन फ्लॉक्स को नीचे बैठाना है, हमें इन फ्लॉक्स को रिमूव करना है। अब ये जो फ्लॉक्स बने थे, बनते टाइम तो ये बेनिफिट के लिए बने थे, ये हमारे बीओडी को रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब इनका काम खत्म हो चुका है, अब हम इनको रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के लिए हम इनको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं और इसको सेडिमेंटेशन होने देते हैं। क्या होने देते हैं, सेडिमेंटेशन होने देंगे, ताकि वो धीरे धीरे सेटल हो जाए। इससे क्या होगा, जितने भी फ्लॉक्स हैं, मान लो ये फ्लॉक्स हैं, और जिनके साथ में ये बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं, ये पूरे फ्लॉक्स हैं, फंजाई प्लस बैक्टीरिया, ये अब धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और सेटल होकर के क्या बना देंगे, सेकेंडरी स्लज। जो नीचे बैठता है उसको हम स्लज बोलते हैं। अब की बार इसको क्या बुलाया जाएगा, सेकेंडरी स्लज। प्राइमरी स्लज हमने पहले ही देख लिया है। ये जो बन रहा है अब की बार दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्लज, और ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। तो सेकेंडरी स्लज और सेकेंडरी इफ्लुएंट, जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है, जब ये निकल जाएगा तो हम इसको आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं सेकेंडरी स्लज का क्या होगा। ये जो सेकेंडरी स्लज है ना, इसका एक और नाम होता है एक्टिवेटेड स्लज। जो सेकेंडरी स्लज है इसी का एक और नाम होता है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट भर भर के बहुत सारा होता है। इसके अंदर में ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं इसके अंदर, तो इसीलिए इसका नाम होता है एक्टिवेटेड स्लज या फिर सेकेंडरी स्लज। इस सेकेंडरी स्लज को हम दो तरीके से डील करते हैं। इसको हम बाहर निकालते हैं, इसका कुछ पोर्शन, बहुत ही माइन्यूट पोर्शन, हम एरिएशन टैंक में वापस इंसर्ट कर देते हैं।
अब बोलेंगे सर एरिएशन टैंक में वापस इसको क्यों डाल रहे हैं, हम तो इसको रिमूव करने चाह रहे थे। नहीं, देखो एरिएशन टैंक में डालने का रीज़न ये है ताकि ये इनोक्यूलम की तरह काम करे। किसी भी जगह पे अगर हमें माइक्रोब्स को ग्रो कराना हो तो अगर थोड़ा सा माइक्रोब पहले से अगर डाल देते हैं तो माइक्रोब की ग्रोथ बहुत तेजी हो जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। तो हम हल्का सा इसका जो स्मॉल क्वांटिटी सेकेंडरी स्लज किसमें इंसर्ट कर देंगे, एरिएशन टैंक में, इन द फॉर्म ऑफ इनोक्यूलम या फिर स्टार्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। जबकि इसका लार्ज फ्रैक्शन, जो ज़्यादा फ्रैक्शन है, बड़ा फ्रैक्शन, उसको हम एक और ट्रीटमेंट के लिए चलाते हैं। उसको हम एक और टैंक में भेज देते हैं जिसका नाम होता है एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक। तो ये हमारा एक और टैंक है जिसका नाम क्या है, एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक। और इसमें हम क्या डाल देंगे, जो भी हमने ये सेकेंडरी स्लज मिला है, जो बच गया है, मतलब ज़्यादातर सीवेज हम यहीं डालते हैं, सेकेंडरी स्लज। ये अब इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर में एनारोबिक कंडीशन होती है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, बहुत कम होती है। हमने जानबूझ के ये ऑक्सीजन का रिड्यूस किया यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर अब एरोबिक माइक्रोब्स नहीं चाहिए। अब हमें ऐसे माइक्रोब्स चाहिए जो एनारोबिक हों। यहाँ पे कौन से माइक्रोब्स हमें ग्रो कराने हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो कि एनारोबिक हों, जो कि फर्मेंटेशन करें। एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन होता है और उसके दौरान ऑर्गेनिक कंटेंट को सिंपल ऑर्गेनिक कंटेंट में चेंज किया जाता है। भाई फर्मेंटेशन के दौरान कंप्लीट डाइजेशन तो होता नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा तरह से डाइजेशन तो चलता नहीं है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे उसको हम सिंपल फॉर्म में लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा और फर्मेंटेशन के दौरान पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ऑर्गेनिक कंटेंट का, जिसकी वजह से कई सारी गैस भी प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पर लार्ज अमाउंट में डिफरेंट टाइप की गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी, अलग अलग तरह की गैसेस भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी फर्मेंटेशन के दौरान। जैसे कि मीथेन प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी, एटसेट्रा। बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू फर्मेंटेशन। माइक्रोब्स यहाँ पे फर्मेंट करते, एरोबिक ऑर्गेनिक कंटेंट को डाइजेस्ट करते जाते हैं। ये जो गैस होती है इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज मीथेन का होता है, और मीथेन जो गैसेस होती हैं ये इनफ्लामेबल होती है, इसको जलाया जा सकता है। इसको जलाने की वजह से इसको घर में हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम इस गैस को फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा दोनों काम में आ जाएगा। जो स्लज है वो इनोक्यूलम की तरह भी काम कर रहा है और उसको हम एनारोबिक डाइजेस्टर की मदद से इनफ्लामेबल फ्यूल गैस बनाने की काम भी ले रहे हैं। जब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायोगैस प्लांट या फिर गोबर गैस प्लांट, तो उसमें हम इसी ट्रीटमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन बना देते हैं, अलग तरह का ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें यही वाला जो ट्रीटमेंट है ना, एरोबिक डाइजेस्टर वाला ट्रीटमेंट, इसको बड़े स्केल पे किया जाता है। तो जब हम बड़े स्केल पे करते हैं तो उसका नाम हो जाता है बायोगैस प्लांट। तो उसके बारे में ज़्यादा बहुत ईजिली हम पढ़ लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ही हमने समझ लिया है। अब इस जो इफ्लुएंट है इसका क्या होगा, ये तो हमने पढ़ लिया। सेकेंडरी स्लज का क्या होता है, सेकेंडरी इफ्लुएंट का होता है कि इसको हम टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। इसको आगे किसके लिए भेजा जाता है, टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। टर्शरी ट्रीटमेंट जो होता है वो केमिकल ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे हम कई अलग अलग तरह के केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंसिव मेथड्स का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमेशा नहीं चलाया जाता। सेकेंडरी ट्रीटमेंट तभी चलाया जाता है जब जो सीवेज वाटर है उसको हमें डायरेक्टली ह्यूमन यूज़ में लेना हो। अगर हमें सीवेज वाटर को डायरेक्ट कहाँ पे लेना हो, ह्यूमन यूज़ में, तो हम टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर हमें पानी को ह्यूमन यूज़ में ना लेकर के इसको रिवर्स में छोड़ना हो, मान लो अगर हमें रिवर्स में इस पानी को रिलीज़ करना हो, तो रिवर्स में हम डायरेक्टली सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद ही रिवर्स में छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा रिवर्स के अंदर खुद के अंदर भी एक पोटेंशियल होता है कि वो बहते हुए अपने पॉल्यूशन को धीरे धीरे कम कर लेती है। तो अगर रिवर्स में रिलीज़ करना हो तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक ही करा जाता है, और अगर डायरेक्ट हमें ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ करना है, ह्यूमन यूज़ के लिए काम में लाना है, तो हमें फिर टर्शरी ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा जो कि केमिकल ट्रीटमेंट है। तो यहाँ तक जितना भी ट्रीटमेंट है ये हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट,
ये दोनों तो चलाने ही पड़ते हैं एसटीपी में। टर्शरी ट्रीटमेंट ऑप्शनल होता है और वो डिपेंड करता है कि क्या जो वाटर है उसको हम ह्यूमन यूज़ में ले रहे हैं या फिर ह्यूमन यूज़ में नहीं ले रहे हैं। तो ये हो गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही वो तरीका है जिससे हम ऑर्गेनिक वेस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं। भाई ऑर्गेनिक वेस्ट रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर लो। आज तक हमारे पास कोई भी ऐसी मैन मेड टेक्नोलॉजी या मैन मेड एंजाइम वगैरह केमिकल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है जो इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक कंटेंट को रिड्यूस कर पाए। तो इसीलिए ये वाली टेक्निक इंपॉर्टेंट है। और जितने भी रिवर एक्शन प्लान बनते हैं, चाहे कोई सा भी रिवर एक्शन प्लान बनता है इंडिया में, तो रिवर को पोल्यूशन फ्री करने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि सिंपल उसमें एसटीपी बना दो। जो गंदा पानी आ रहा है उसको पहले ट्रीट कर दो और उसके बाद उसको रिलीज करोगे तो रिवर का पोल्यूशन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इसी टेक्निक से निकाला हुआ एक और मेथड है जिसका नाम है बायोगैस प्लांट। इंडिया में इसको गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गोबर का इस्तेमाल एज अ बेस किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह और माइक्रोब सोर्स की तरह किया जाता है। जो गोबर गैस प्लांट इंडिया में डेवलप किया है वो 2 एजेंसीज की मदद से यहाँ पर हुआ है जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और इसके साथ में खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, खादीज एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये 2 एजेंसीज हैं जिन्होंने गोबर गैस प्लांट को इंडिया में ला करके इतना फेमस किया। अच्छा, गोबर गैस प्लांट पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि गोबर गैस प्लांट होता क्या है। इसमें भी हम एनारोबिकली डाइजेस्ट करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या करेंगे? एनारोबिक मेथड से डाइजेस्ट करेंगे। ये हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है बहुत सारा जिसके अंदर सेल्यूलोज कंटेंट बहुत मिलता है। भाई ऑर्गेनिक कंटेंट है, प्लांट मटेरियल है, जो टूटे फूटे पत्ते हैं, लकड़ियां हैं और भी जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको आपने इकट्ठा किया और उनको आपने एनारोबिकली डाइजेस्ट करवाया किसी एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से। अच्छा, एनारोबिक कंडीशन में जैसे ही कोई ऑर्गेनिक कंटेंट जाता है तो पहले वो सिंपल कंपाउंड में चेंज होगा, जैसे ग्लूकोज में। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पहले किसमें कन्वर्ट होगा? सिंपल कंपाउंड में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा। फिर इस सिंपल मॉलिक्यूल्स में कौन एक्ट करेगा? एरोबिक माइक्रोब्स, सॉरी एनारोबिक माइक्रोब्स। इनके ऊपर एक्ट करेंगे हमारे जो माइक्रोब्स हैं। और यहाँ पर कौन से माइक्रोब्स हम इस्तेमाल करने वाले? एनारोबिक माइक्रोब्स, क्योंकि कंडीशन भी एनारोबिक है। एनारोबिक माइक्रोब्स जब ग्रो करते हैं तो फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन के दौरान एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है। मतलब ये ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा? मान लो एसिटिक एसिड। और भी तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक यहाँ पर सिंपल कंपाउंड है एसिटिक एसिड। इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बहुत सिंपल हो चुका है अब, इसके ऊपर में एक पर्टिकुलर टाइप का एनारोबिक बैक्टीरिया यूज आता है जिसका नाम है मिथेनोजन। मिथेनोजन एक टाइप के एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो सबसे सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पे वर्क करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन प्लस अदर गैसेस। मेन इसमें मीथेन होता है, तो क्योंकि ये मीथेन बनाते हैं सिंपल कंपाउंड से, इसलिए इनका नाम है मिथेनोजन्स। और ये जो मीथेन होती है ना, ये फ्यूल की तरह यूज़ की जा सकती है। इसको जलाया जा सकता है और जलाने के बाद हम इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है बायोगैस या फिर गोबर गैस प्लांट का। हम ऑर्गेनिक मैटर लेंगे, उसको एनारोबिकली डाइजेस्ट करवाएंगे। एनारोबिकली डाइजेस्ट करवाने में पहले वो सिंपल कंपाउंड में चेंज होगा, फिर सबसे सिंपल कंपाउंड में चेंज होगा, फिर उस पर मिथेनोजन नाम का एक टाइप का बैक्टीरिया यूज़ होगा जो एनारोबिक बैक्टीरिया है और उसको कन्वर्ट कर देगा इनफ्लेमेबल गैस मीथेन के अंदर। और इस मीथेन गैस को हम यूज़ कर लेंगे अपने फ़ायदे के लिए, फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब सेल्यूलोज कंटेंट या ऑर्गेनिक मैटर हमें ज़्यादा कहाँ मिलता है? गाँव में। भाई गाँव में भर भर के ऑर्गेनिक कंटेंट मिलता है। गाँव में बहुत सारा ऑर्गेनिक कंटेंट जनरेट होता है। फसलों का जो वेस्ट होता है, एक बार फसल निकाल ली तो जितना भी वेस्ट होता है वो खराब ही जाता है, तो उसको उठा लाओ। जो भी कोई प्लांट का वेस्ट है जंगल में, उसको उठा लाओ। ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट उठा करके हम क्या करते हैं? एक टैंक में डाल देते हैं। हमारे पास बायोगैस प्लांट में एक अंडरग्राउंड टैंक होता है
10 से 15 फीट का अंडरग्राउंड टैंक होता है बड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर। तो 10 से 15 फीट का अंडरग्राउंड टैंक होता है। अंडरग्राउंड इसलिए बनाते हैं ताकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कम हो और प्रेशर जो गैस का बने वो इसको बर्स्ट ना करवा दे। सारा ऑर्गेनिक कंटेंट जो गांव में मिल रहा है वो हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। इस एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक के ऊपर में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो गैस को लीक ना होने दे। भाई गैस जब बनेगी यहाँ पर तो प्रेशर लगेगा, तो इसलिए हमने एक कवर लगा रखा है। ये कवर जो होता है फ्लोटिंग कवर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रिजिड है ताकि जो टैंक है वो रप्चर ना करे। तो ये कैसा होता है, फ्लोटिंग कवर। जब ज़्यादा गैस का प्रेशर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाता है तो ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। गैस निकालने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम इसी फ्लोटिंग कवर के ऊपर आउटलेट लगा के रखते हैं, जिसको हम कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ पे प्रेशर मशीन है, इसको हम कंट्रोल करेंगे। जब प्रेशर एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तब हम गैस को आउटलेट्स की मदद से बाहर निकाल लेंगे। ये पूरा एक सेटअप है जिसमें टैंक है, 10 से 15 फीट का अंडरग्राउंड और फ्लोटिंग कवर है और एक आउटलेट लगा हुआ है। जो कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज एनारोबिक कंडीशन। कहीं से भी एयर आने की चांस नहीं है, एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे हमने बना रखी है। अब इस एनारोबिक कंडीशन में हम डालेंगे स्लरी। हम यहाँ पर क्या डालने वाले हैं, स्लरी डालने वाले हैं। स्लरी मतलब मिथेनोजन का सोर्स। मिथेनोजन चाहिए ना, अगर हमें ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे बताया है ऑर्गेनिक कंटेंट से फ्यूल बनाना है, मीथेन बनाना है, तो मिथेनोजन बैक्टीरिया चाहिए। और मिथेनोजन बैक्टीरिया का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है डंग, गोबर। और गोबर गांव में कितना इजीली अवेलेबल हो जाता है ये आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पर एक स्लरी बनाएंगे जिसमें हम डंग के साथ पानी को मिक्स करेंगे। डंग के साथ पानी को मिक्स करेंगे, स्लरी बन जाएगा। इस स्लरी को हम इस टैंक में इनपुट कर देंगे। ये जो स्लरी है ये क्या काम करेगी, ये इनोक्यूलम का काम करेगी। मतलब इसके अंदर भर भर के मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। काऊ डंग के अंदर में या फिर कैटल डंग्स के अंदर हमेशा मिथेनोजन बैक्टीरिया बहुत सारे पाए जाते हैं। तो अगर बहुत सारे मिथेनोजन बैक्टीरिया पहले से ही इसमें पाए जा रहे हैं तो क्या वो ईजिली जाकर के एनारोबिक कंडीशन में अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से हम स्लरी यहाँ पर डालते रहते हैं। फिर जब मिथेनोजन बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करेगा और भी एनारोबिक बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे तो ये कई सारे डिफरेंट गैस बनाते हैं ड्यू टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करवाते हैं और बहुत सारी गैस बनवाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है मीथेन, क्योंकि मिथेनोजन को हमने अलग से डाला भी है। मीथेन के अलावा H2S हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया, ये सब और भी कई सारी तरह की गैस होती हैं, लेकिन सबसे मेजर परसेंटेज इसमें होगा मीथेन का। और इसी पूरे गैस कॉम्बिनेशन को मिला के हम बोलते हैं बायोगैस या गोबर गैस, क्योंकि हमने गोबर को इस्तेमाल किया है, डंग को इस्तेमाल किया है एज अ इनोक्यूलम, और उसको हमने उसकी मदद से ही मिथेनोजन बैक्टीरिया को इतनी तेजी से मल्टीप्लाई किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मीथेन सबसे ज़्यादा। और मीथेन कैसा होता है, इन्फ्लेमेबल। तो इस गैस को जलाया जा सकता है, आसपास के घरों में भेजा जा सकता है, जिसमें गैस जलाने के लिए, आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, रोशनी करने के लिए, लाइटनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ये सिंप्लीफाइड होता रहेगा। आपको मालूम है फर्मेंटेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे धीरे सिंपल से सिंपल फॉर्म में जाता रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूसली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम लास्ट में देखें तो इसका होगा क्या, जब पूरा तरह से ये प्लान ऑपरेट करता रहेगा, पूरा फर्मेंटेशन एक बार हो जाएगा, तो उसकी जगह पे हमें ये जो बचा हुआ मटेरियल है, जो सबसे सिंपल फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल फॉर्म में, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कॉन्टिन्यूस डाइजेशन से मिल रहा है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको बोला जाता है स्लज। जो बचा हुआ मटेरियल है, जो बच गया है, तो इसको हम बोल रहे हैं स्लज।
और इस स्लज जो बचा हुआ है, क्योंकि इसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बहुत सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है गांव में एज अ फर्टिलाइज़र। आपको मालूम है गांव में खेती मेजर सोर्स है इनकम का, तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना खेती को बढ़ाने के लिए हम इस स्लज को किस लिए इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र की तरह। तो जो वेस्ट मटेरियल हमने डाला था, ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी गांव में प्रोड्यूस होने वाला है, क्या उसको हमने गैस में भी तब्दील कर लिया? तो ऑर्गेनिक वेस्ट भी हमने डील कर लिया, जो गोबर बन रहा था उसका भी हमने काम ले लिया, हमें गैस भी मिल गई जिसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बचा हुआ ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितनी एफिशिएंट टेक्निक है जहाँ पे सारा का सारा वेस्ट भी रिमूव हो रहा है। हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं बेनिफिशियल प्रोडक्ट, एक तो इनफ्लेमेबल गैस गोबर गैस, और दूसरा स्लज मिल रहा है जिसको हम फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल आगे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और गाँव में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इंडिया के जो गाँव देहाती इलाके होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गोबर ईजिली मिल जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल ईजिली मिल जाता है, तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन अभी भी चलता है। तो ये हो गया हमारा दो सर्विस, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। बस आपको अगर ध्यान रखना हो तो ये याद रख सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम एरोबिक बैक्टीरिया का मेजर इस्तेमाल करते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया का भी ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बायोगैस प्लांट में देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से एनारोबिक बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारे के सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करता है, वेस्ट को रिड्यूस करता है। तो हमेशा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही हम इस्तेमाल करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम बायो कंट्रोल मेथड और फर्टिलाइज़र की तरह कैसे माइक्रोब्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो समझेंगे।